नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन का पे फिक्सेशन यानी कि वेतन निर्धारण एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है और अब मैं पूरे मामले का इतिहास और मामले की वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूं। पॉइंट्स पर जाने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1958 में वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी रैंकों के पे फिक्सेशन के तौर तरीके के बारे में ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन जारी किए। उस समय हायर स्टेज में पे फिक्सेशन उन री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन पर लागू होता था जो अनड्यू हार्डशिप में रहते थे। अब अनड्यू हार्डशिप का पैरामीटर कुछ सिंपल पॉइंट्स के साथ निर्धारण किया गया, जैसे कि इस तरह से सरल रूप में था। यदि आपका री एम्प्लॉयड सिविल पद के पे प्लस आपका पेंशन लेस इग्नोरेबल पार्ट, ये टोटल जो कुल राशि अगर आपका प्री रिटायरमेंट पे की तुलना में कम हो तो इस कंडीशन को अनड्यू हार्डशिप माना जाएगा। ऐसे मामले में जितने वर्षों का मिलिट्री सर्विस था उसके बराबर संख्या का एडवांस इंक्रीमेंट मिलती थी, यानी कि आपका पे हायर स्टेज में फिक्स होता था, आपको पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलता था। अब क्या हुआ, 1983 में ये जो प्रोसेस था, इग्नोरेबल पार्ट, नॉन इग्नोरेबल पार्ट, ये सब कुछ हटाया गया और प्रोसेस को अधिक सरलीकृत किया गया। वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए JSU की संपूर्ण पेंशन इग्नोर यानी अनदेखी की गई। परिणाम स्वरूप यदि आपके पद का वर्तमान वेतन आपकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के वेतन से कम था तो आप अनड्यू हार्डशिप यानी कि अनुचित कठिनाई में है ये माना जाता था। इस केस में एडवांस इंक्रीमेंट लागू था। अब 1986 में पे फिक्सेशन संबंधी आदेशों को नियंत्रित करने का अधिकार वित्त मंत्रालय से DOPT को स्थानांतरित हो गया। 31 जुलाई 1986 को फोर्थ CPC के लागू होने के बाद DOPT ने दिशा निर्देश जारी किए, जहां पे फिक्सेशन की मात्रा दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो गई है। पहला रिटायर्ड कमीशन अधिकारी या सिविल पक्ष के ग्रुप ए अधिकारी के लिए और दूसरा री एम्प्लॉयड JSU या इक्विवेलेंट सिविल पद के लिए ऑर्डर्स का एक और सेट। एक री एम्प्लॉयड कमीशन अधिकारी को जो 55 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं और किसी भी सिविल पद पर नियुक्त हुए, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले दिए गए वेतन के समान पे ड्रॉ करने की अनुमति दी जाएगी सिविल सर्विस में, यानी कि उनका पे जो है लास्ट पे ड्रॉन में फिक्स होगा। ये तय किए गए वेतन पर सभी प्रकार की अलाउंसेस की अनुमति के बाद कुछ डिडक्शन होती थी, यानी कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसके ऊपर सारे अलाउंसेस मिलेंगे और सब जोड़ने के बाद टोटल एमॉल्यूमेंट्स जितना होगा, टोटल पे एंड अलाउंसेस जितना होगा, उसमें से डिडक्शन होता था। वो डिडक्शन अमाउंट क्या था? वो डिडक्शन था जितना पेंशन था उससे 15,000 रुपए कम करके। ये 15,000 रुपए जो है 1/16 से हुआ है। इससे पहले जो पे कमीशन था 5th CPC 6th CPC में, उसमें 4,000 था और उससे पहले ये जो है 1,500 था। तो अभी कोई अगर अफसर रिटायर होता है तो और जो है रीएम्प्लॉयड होता है तो उनका पे फिक्स होगा लास्ट पे ड्रॉन में और उनका पे एंड अलाउंसेस जितना भी होंगे सारे सब कुछ जोड़ने के बाद उनमें से उनका पेंशन का अमाउंट जो है डिडक्शन होगा। शर्त यह है पेंशन अमाउंट पूरा डिडक्शन नहीं होगा, उनमें से 15,000 रुपए की छूट है। तो अभी एक सरल सा इलस्ट्रेशन का द्वारा हम लोग इस चीज को देखेंगे। किसी रिटायर्ड कर्नल जिनका लास्ट बेसिक पे 1,60,000 था और MSP 15,500 था
तो उनका पेंशन बनेगा 87,750 प्लस डीआर। तो अगर उन्हें कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो रीएम्प्लॉयड होते ग्रुप ए पोस्ट में, तो उनका ग्रुप ए पोस्ट का जो मिनिमम सैलरी है वो एप्लीकेबल 56,100 प्लस डीए प्लस टीए एचआरए, तो कुल मिला के 90,057 रुपीज़, जो कि उनके साथ वाले कोई फ्रेश रिक्रूट जो ग्रुप ए पोस्ट में अपॉइंट हो रहे उनका पेमेंट बनता है। बट इनका कर्नल साहब के लिए ये पेमेंट नहीं बनेगा, इनको जो है लास्ट पे ड्रॉन मिलेगा, यानी कि इनका पे जो है लास्ट पे ड्रॉन में फिक्सेशन होगा और वो है 1,37,250। तो कुल मिला के इनका बनेगा टोटल 2,07,725। तो ये जो अमाउंट है ये इससे क्या होगा, डिडक्शन होगा। डिडक्शन आप जानते हैं कि इग्नोरेबल पार्ट को छोड़ के 65,000 हो गया। तो इनका टोटल जो आफ्टर डिडक्शन टोटल जो नेट सैलरी बन गया 1,42,725 रुपीज़। तो ये जो है इनका आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंस है, 90,000 मिल रहा है और इनको मिल रहा है 1,42,725 इन एडिशन टू हिज पेंशन। तो अब क्या है, अब देखेंगे अगर ये इनका जो टोटल पी प्लस पेंशन है ये कितना बन रहा है। इनका 1,42,725 प्लस 87,750 यानी कि 2,30,475 रुपीज़। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता तो इनको कितना मिलता, रिफ्रेश होते तो उनको ये मिलना था जैसे कि पीबीआर का होता है, तो उनको 90,057 प्लस 1,06,178 टोटल हो गया 1,96,235। तो अभी देखेंगे कितना डिफरेंस है, जो पे फिक्सेशन मिलने से उनको टोटल फायदा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 34,240 रुपीज़। जेसीओ जोआर का एक जेसीओ या ओआर कोई 55 वर्ष से आयु से पहले अगर रिटायर होते हैं तो उनको रीएम्प्लॉयड पोस्ट पर नई भर्ती के लिए लागू होने वाली न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है। यानी कि आप अगर मान लीजिए सर्जेंट से रिटायर हुए और सिविल में कोई एलडीसी पोस्ट में जिनका पे लेवल 2 होगा और आप रिटायर हुए लेवल 5 या लेवल 6 से, तो आपका लेवल 2 का जो एंट्री पे है मिलेंगे, कोई लास्ट पे ड्रॉन आपको नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ, जेसीओआर का जो बेनिफिट है ये टोटली नजरअंदाज कर दिया जाता है और इस कैटेगरी में कोई पे फिक्सेशन बेनिफिट लागू नहीं होता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलिस्ट्रेशन। क्या है, 1986 का ये डीओपीटी आदेश केवल केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों के लिए लागू था। बैंक और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इस बीच क्या है, आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हो गया। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पे फिक्सेशन ऑर्डर्स के संबंध में एक और निर्देश जारी किया जिसमें इंटरप्रिटेशन में भारी अस्पष्टता आई और कुछ विभागों ने रीएम्प्लॉयड जेसीओआर को पे फिक्सेशन बेनिफिट देना शुरू कर दिया। कमीशन अधिकारियों के लिए पेंशन का इग्नोरेबल पार्ट कर 4,000 रुपए किया गया। जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, जिन जेसीओआर को रीएम्प्लॉयड जेसीओआर को, उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन और पीजी पोर्टल के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। सभी केंद्रीय सरकारी विभाग ने जेसीओआर रीएम्प्लॉयड को पे फिक्सेशन बेनिफिट डिनाई करने लगा और इससे क्या हुआ, 400 से ज्यादा कोर्ट केस फाइल हो गया देश के विभिन्न प्रांत में, कैट और हाईकोर्ट में। पर कोर्ट उस पर विचार कर सकता है जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये तो नियम ही अनुचित प्रकार के बनाया गया, तो इस पर विचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सारे जो केसेस है इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट गया। इस समय के दौरान पूर्व सैनिकों ने
विभागीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर एकजुट हुए। विभिन्न रीएम्प्लॉयड पूर्व सैनिकों के संघों ने रक्षा मंत्रालय के तहत भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय DSW से संपर्क किया और उन्होंने 1986 के वेतन निर्धारण आदेशों में अन्याय और भेदभाव को स्वीकार किया और आवश्यक सुधार करने पर सहमत हुए। कुछ लेटर्स जो हमें मिला था उन विभागों से वो इस प्रकार है, आपके समक्ष है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। उन्होंने कमीशन अधिकारियों के साथ JSUs वर्ग के बराबर भुगतान करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का वादा किया था, लेकिन CCSRP रूल्स फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स 2016 के ऑर्डर्स पर इस संबंध में ऐसी किसी भी निर्देश को शामिल करने में विफल रहा। एसोसिएशन ने 2016 के वेतन निर्धारण आदेशों में विसंगतियों पर चर्चा करने के लिए फॉर्मल मीटिंग में DOPT और DESW के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय और DOPT के साथ कई मीटिंग करने के बाद DOPT ने पे फिक्सेशन के संशोधित आदेश का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो कि कमीशन अधिकारियों के लिए पहले अपनाए गए वेतन निर्धारण विधि के अनुरूप है, जो आवश्यक विभागों को परिचालित किया गया उनके समीक्षा और सिफारिश हेतु। DOPT के साथ हाल ही में आयोजित मीटिंग के दौरान उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कंसोलिडेटेड पे फिक्सेशन ऑर्डर बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, जब स्टेक होल्डर्स द्वारा ड्राफ्ट ऑर्डर्स रिव्यू होके उनके अंत में प्राप्त किया जाएगा। DOPT के प्रस्तावित पे फिक्सेशन ऑर्डर्स की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। JSU वर्ग के लिए पे फिक्सेशन मेथड तौर तरीके अन्य श्रेणियों के बराबर होंगे, यानी कि अब जो है JSU वर्ग का पे लास्ट पे ड्रॉन में फिक्स किया जाएगा, जिनमें से कुछ डिडक्शन होंगे। वो डिडक्शन है आपका पेंशन लेस इग्नोरेबल पार्ट। इनका जो है लास्ट पे आप फोर्सेस में 57,760 था, तो इनिशियल पे कितना था 29,200, पेंशन 28,880, तो पे कितना में अगर पहले का हिसाब से 29,200, इसके साथ जो बाकी जो भी अलाउंसेस है सब जुड़ के कितना आया 46,696। अच्छा, अब इसमें से कोई डिडक्शन नहीं होगा। हाँ, अब क्या है नेट पेंशन कितना होगा, इसके साथ 21% डीए जोड़ के ये 34,945। अब जो डिफरेंस अब क्या है कि इसके लिए जो फाइट फॉर राइट चल रहा है, ये एरेक्सा जो है प्रीमियर रीएम्प्लॉयड सर्विसमैन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए। का जो भी अपडेट मिलेगा, ब्लॉग है जहाँ पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करने से आपको ब्लॉग मिल जाएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और इस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।